हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी कोई मस्त और स्वस्थ होगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस अध्याय का पूरा परिचय जानेंगे और पूरे परिचय को बेहतरीन और सरल से सरल धांसू तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक, ठीक? और इसमें हम समझते हैं, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, आपको एक एक डिटेल समझाने में। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और छोटा सा कमेंट कर दिया करो। क्या जाता है, फ्री में हो जाता है। कम से कम मेरा मेहनत का तो मान हो जाएगा, ठीक? चलिए, हो गया, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। अध्याय क्या है? अध्याय 3, गणित का, ठीक, कक्षा 10वीं। पाठ का नाम क्या है अध्याय का? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि चर क्या होते हैं। पहले चर समझ लेते हैं। तो बच्चों, चर वह राशि होती है, वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। चर वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। या फिर सिंपल भाषा हम कहें तो जो ABCD के XYZ होते हैं, अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चर। जैसे कि XYZ या फिर ABC और भी ऐसे ही होते हैं, पर अधिकांशतः यही यूज होते हैं, ठीक। तो क्या है? चर क्या कहलाते हैं? वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे कि XYZ या फिर ABCD, ठीक, समझिए। अब कैसे मान बदलता रहता है, कैसे पता चलेगा? जैसे हम देखते हैं, जब हम कोई सवाल हल करते हैं कभी भी, तो हम क्या करते हैं? कभी कभी हम मान लो a बराबर 1 भी 2 भी मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि a बराबर हम 0 भी मान लेते हैं, b बराबर 8 भी मान लेते हैं। या कभी कभी अभी हम आगे यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आगे हल करेंगे तो वहां आप जब देखेंगे तो हम कभी कभी हम x बराबर 0 मान लेंगे, कभी कभी हम x बराबर 3 मान लेंगे, कभी कभी हम y बराबर 1 मान लेंगे और कभी कभी हम y बराबर -1 मान लेंगे। यानी ये जो चर है, ये जो चर है, ये इनका मान देखिए, इनका मान भी जगह जगह क्या है? बदल रहा है। तो वही चीज है कि चर वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि XYZ या फिर अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं ABC, ये इत्यादि, ठीक। अब क्या है? दो चर, दो चर क्या कहलाते हैं? हमने तो चर समझ लिया, अब ये समझते हैं कि दो चर क्या कहलाते हैं। जो दो चर क्या होते हैं? दो चर जानने से पहले आपने कक्षा 8वीं में, यानी पिछली कक्षा में 8वीं हमने क्या पढ़ा था? एक चर वाले समीकरणों को हल करने का प्रयास किया था, ठीक। इसको मिटा दे थोड़ा। दो चर, दो चर, हमने कक्षा 8वीं में एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का प्रयास किया था। कैसे? जैसे कि हमने कक्षा 8वीं में क्या सीखा था कि x प्लस 2 या फिर ऐसे x प्लस 2x+8, ठीक। अब यहां देखिए, यहां एक x ये है और एक x ये है, ठीक। तो दोनों तो x ही है, यानी एक ही चर है ना। ऐसा तो नहीं कि दूसरा अलग चेंज हो गया। ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला समीकरण। ये क्या कहलाएगा? एक चर वाला समीकरण। ये जो है एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि दो चर का मतलब क्या होगा? तो यदि मान लो कि हम यदि यहां पास x लिख एक है
और यहां पास 2 और इस x की जगह में हम क्या करते हैं, हम बाई कर दें और ये प्लस का 8। ठीक कर दिए ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे। कैसे, जैसे एक चर क्या है x और दूसरा अलग क्या है, ये बाई है। तो एक चर ये हुआ और एक चर ये हुआ, तो ये क्या हो गया, 2 चर वाला समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। ठीक बच्चों, हमने अभी तक क्या जाना कि चर क्या होते हैं और 2 चर क्या होते हैं। बच्चों अब हम जानने वाले हैं कि रैखिक समीकरण क्या कहलाती है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसका जिसकी जिसकी अधिकतम घात एक हो, वह क्या कहलाता है, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। यहीं लिखे देते हैं, कहलाता है। कैसे, जैसे कि रैखिक समीकरण क्या है, जैसे वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक अब ये फिर यहां पास बाई लिख देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8। ये एक समीकरण हमने देखा। अब इसमें कोई घात है, अकेला अकेला लिखा है ना, x भी अकेला है और y भी अकेला है, इससे कोई एक्स्ट्रा घात ऊपर नहीं चढ़ी है। ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी जो केवल अकेला हो। या फिर हम अपने समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें ऊपर कोई भी घात नहीं चढ़ी रहती, वह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन यदि डेफिनेशन की बात होती है तो ये वही होगा कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक तो हमने क्या किया, रैखिक समीकरण भी समझ लिया, चर भी समझा, 2 चर भी समझा और रैखिक समीकरण भी समझ लिया। और क्या था, एक में युग्म था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि एक समीकरण ये हुआ 2x प्लस 3y बराबर 8 और 6x प्लस 2y बराबर 7। तो ये दोनों क्या हुए, ये युग्म हुए। युग्म मतलब क्या होता है, ये जोड़ा हुआ। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा बनाना, समीकरणों का जोड़ा ही क्या कहलाता है, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, सिंपल सा भाषा। ठीक तो हम क्या समझे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। अब ये समझते हैं कि ये रैखिक समीकरण को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है। ठीक तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः कितनी विधियां हैं, मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां होती है। पहला क्या है, ग्राफिक विधि, जिसमें ग्राफ वगैरह खींच के बताते हैं। दूसरा क्या, प्रतिस्थापन विधि,
तीसरा क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक, आइए अब हम देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी मुख्यतः विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं। कौन कौन सी, ग्राफिक विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बच्चों अब इन विधियों को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी स्थितियां क्या होती है, रैखिक समीकरण को आंसर आने की स्थितियां क्या क्या होती है, यानी कि किन किन स्थितियों में इनका हल करना संभव है, यानी इन समीकरणों का हल करना संभव है। तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए स्थितियां, इसको किस किस तरीके से हल, कितने हल निकलेंगे इसके। जैसे कि मान लीजिए पहला ये है क्या, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ये रैखिक समीकरण युग्म का। x माइनस 2y बराबर क्या है 0, 3x प्लस 4y बराबर क्या है 20। अब मान लीजिए कि हम इसको a बराबर x में कुछ नहीं लिखा तो x का मान क्या होता है 1। अब b a1 b1, b1 बराबर हम क्या मान लिए, माइनस का 2y, 2 मान लिए, ठीक। और C1 बराबर क्या है 0 मान लिए, ठीक। अब A2 बराबर क्या मान लिए 3, B2 बराबर क्या मान लिए 4 और C2 बराबर क्या मान लिए 20। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको बटे में तुलना कर लेते हैं, A1 बटे A2 क्या है 1/3 है, A1 बटे A2 कितना 1/3, B1 बटे B2 कितना है -2/4। ठीक, इसको काटेंगे तो क्या आएगा -1/2 आएगा, ठीक। और इसका क्या है 0/20 C1/C2, C1/C2 बराबर क्या है 0/20। तो इसका आंसर बटे में नहीं आएगा क्योंकि किसी भी संख्या के 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आ जाता है, ठीक। ये आया। अब इनका हम तुलना करते हैं, जैसे A1 बटे A2 क्या ये बराबर है B1 बटे B2 के, तो आप पाएंगे कि A1 बटे A2 क्या है 1/3। अब B1 बटे B2 कितना है -1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, A और B बराबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। और जब A और B बराबर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो उसके आंसर कैसे आएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, एक ही हल निकलेगा। तो इस ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इसका हल कैसा होता है, इसका एक ही हल, यानी इसका एक ही आंसर आता है, इसका एक हल होता है। अब जानते हैं कैसे इसका एक हल होता है, थोड़ी जगह कम है मिटा दें या फिर यहां पास बता दे रहे। जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ खींच लिए, ठीक। ये टेढ़ी लाइन क्या एक्स होती है, इधर वाली क्या होती है एक्स डैश होती है, यानी ये एक्स अक्ष कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, बाई अक्ष कहलाता है, बाई और बाई डैश। सेंटर में क्या होता है 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। यहां पास भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब यदि हम अब इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है कि जब हम कोई रेखा खींचे तो एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा ये गई, तो यहां पास ये रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, यानी दोनों रेखाओं के बीच को काट रही है। तो यहां पास कटने का बिंदु क्या, ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और इसका एक ही आंसर निकलता है। प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं, एक हल होता है, यानी इसका केवल एक आंसर निकलेगा, ठीक, एक हल संभव है। समझ गए। अब दूसरी स्थिति क्या जानते हैं, पहली स्थिति तो जान गए, दूसरी स्थिति क्या होती है, मिटा ले जगह थोड़ी कम है,
बच्चों दूसरी स्थिति क्या होती है कि जैसे हमने एक और ये क्या उदाहरण लिया समीकरण युग्म का कि 2x+3y बराबर 9 और 4x+6y बराबर 18। अब चलिए इसको भी तुलना कर लेते हैं कि अब इसके क्या हल है। तो इसको हम a1 बराबर मान लो हम 2 मान लेते हैं ये वाला, और b1 बराबर क्या मान लेते हैं ये वाला 3, और c1 बराबर क्या मान लेते हैं ये 9। a2 बराबर क्या है ये 4, b2 बराबर ये 6 और ये c2 बराबर ये 18। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर क्या है ये 2/4 है ना। b1 बटे b2 ये क्या है 3/6, और c1 बटे c2 क्या है 9/18। काटते हैं 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 तो 1/2 आया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, a1 बटे a2। अब b1 बटे b2 क्या आया 1/2 आया क्योंकि 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। c1 बटे c2 क्या आया 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 तो 1/2 आया। अब ध्यान से देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है। तो देखते हैं तो इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे b2 के, ये भी बराबर है किसके c1 बटे c2 के। जब हम समीकरण को हल करते हैं तो ऐसी स्थितियां आती हैं, तब इसके कितने, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं समपाती रेखा कहलाती है। जब हम इसको ग्राफ में खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है समपाती रेखा कहलाती है। और इसका यदि ग्राफिक विधि से हल करेंगे या फिर किसी भी विधि से हल करेंगे, चाहे ग्राफिक हो चाहे प्रतिस्थापन से विलोपन हो, तो इसके कितने हल निकलेंगे, इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इतनी बात समझिएगा, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं, ये आगे काम आएंगे जब प्रश्नावली आप हल करेंगे। अब चलिए समझ लेते कैसे ये संपाती रेखा होती है, ग्राफिक विधि समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक ग्राफ मान लीजिए खींचा, ये x हुआ, x डैश हुआ, बाई अक्ष हुआ और ये बाई डैश हुआ, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, -1 सॉरी 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और ये -4। अब ये संपाती रेखा कैसे होगी, मान लीजिए कोई रेखा हमने ये ऐसे मार दी, खींच दी एक रेखा, तो अब जो दूसरे समीकरण का रेखा होगा वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा। तो क्या है एक जो भी होगा तो इसके क्या होगा कितने भी हल हो सकते हैं। जब ऐसी स्थितियां आएंगी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्योंकि ये भी हल हो सकता है, ये भी हल हो सकता है, ये भी हल हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, हल हो सकता है। तो क्या है जब ऐसी स्थितियां आएंगी, जब संपाती रेखाएं बनेंगी तब इसके कितने होते हैं अनेक हल होते हैं। ठीक, ये हो गई दूसरी स्थिति। अब इसकी तीसरी स्थिति समझते हैं क्या होती है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। अब ये तीसरी स्थिति क्या कहती है समझ लेते हैं। जैसे क्या x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12, ये क्या है समीकरण का एक जोड़ा है यानी युग्म। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 बराबर हमने x का मान क्या होता है 1, b1 बराबर क्या है 2 और c1 बराबर कितना है 4 है, a2 बराबर ये 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर क्या है 12। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 बटा a2 कितना हुआ 1/2, b1 बटा b2 क्या हुआ 2/4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 तो क्या हुआ 1/2 हो गया। c1 बटा c2 क्या हुआ 4/12, तो 4 एक कम 4, 4 3 12 यानी 1/3। अब ध्यान से देखिए
A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 क्या है 1/2 और C1/C2 क्या है 1/3। अब इसकी तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, है दोनों बराबर। लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या कर देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। और जब ऐसी रेखाएं बने ऐसे समीकरण तो इनका कोई हल करना यानी इनका हल करना संभव ही नहीं है, तो लिख देंगे इनका कोई हल नहीं होता है, यानी ऐसे समीकरण को किसी भी विधि से हल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं संगत और असंगत क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा और क्या है संपाती रेखा, ये दोनों क्या कहलाएंगे ये क्या कहलाती हैं संगत रेखा कहलाती है, संगत रेखा होती है। ठीक, और समांतर क्या कहलाती है समांतर रेखा असंगत कहलाती है, समांतर रेखा असंगत कहलाती है, असंगत रेखा होती है। ठीक, हमने समझ लिया। अब चलिए इसको ग्राफिक विधि समझते हैं क्या है और कैसे इसमें हल किया जाता है। इसको मिटा दे, जगह कम है। अब बच्चों अब हमने इस दो चर वाले रैखिक समीकरण की स्थितियां भी समझ ली और इसको हल करने की तीन विधियां होती हैं। कौन कौन सी? ग्राफिक विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम समझते हैं कि ग्राफिक विधि को कैसे हल किया जाता है। ठीक, यानी ग्राफ में कैसे ग्राफिक विधि से हल किया जाता है। तो हम मान लो उदाहरण के लिए मान लें एक क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे क्या x + y = 4 और x - y = 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक ना। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण के दो ठो सारणी बनाएंगे। ठीक, यानी इसके दो ठो ऐसे कुछ भी मान के हम हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 x + y = 4 है। अब इसका सारणी बनाएंगे जब तो हम दोनों के दो ठो मान मानेंगे। पहला क्या है, माना एक बार कि x बराबर अब 1 मान लेते हैं, माना x बराबर 1 रखने पर रख दो इसी समीकरण में x की जगह 1 रख दिए, ये प्लस ये y बराबर ये 4। अब y को यहीं रहने दो और ये प्लस का 1 है बराबर कि यहां जाएगा तो कहा जाएगा माइनस का 1 बनेगा। तो y बराबर क्या बना, क्या आंसर है 4 में घटाए तो 3 आया। जब हमने x बराबर 1 माना तो y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, 1 मान हो गया। अब दोबारा क्या मानते हैं इस बार, चलो माना x बराबर हम क्या मान लेते हैं 0 रखने पर। आप कुछ भी अपने हिसाब से मान लीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा कि बटे वाली संख्या न आए। हालांकि वो भी हल कर सकते हैं लेकिन ये है कि उसमें आपको ही कठिनाई हुई क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा मानिए कि ये संख्या जब हम हल करें तो भिन्न में आंसर न आए, यानी x या फिर y का मान बटे में ना हो तो ज्यादा सरल रहेगा। ठीक, तो x बराबर इस बार हम दोबारा क्या मान लेते हैं 0, तो x की जगह हम 0 रख लेते हैं, ये x की जगह हम 0 रख दिए, प्लस y की जगह y बराबर ये क्या है 4। ठीक है,
अब इस जीरो को हम यहां पक्षांतर करें 4 की जगह, तो y बराबर 4 प्लस था तो माइनस 0 आया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, y बराबर 4 में 0 घटाए तो क्या आ गया 4 आंसर, यानी हम x बराबर 0 माने तो y का मान क्या आ गया 4। तो इसकी सारणी क्या होगी, समीकरण 1 की सारणी क्या बनी हमारी, ये x ये y, तो पहले हमने क्या माना था, x बराबर 1 माना था तो y का मान क्या आया था 3। दोबारा हमने x बराबर 0 माना तो y का मान क्या आया था 4 आया। ठीक है, इतना मान मान लिए। अब हम क्या चलते हैं समीकरण 2 से, लिख देते हैं समीकरण 2 से। हमने समीकरण 1 की सारणी तो बना ली, 2 ठो मान अपने से कुछ भी मान कर। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी करते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2, x माइनस y बराबर 2, इसका भी अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, माना x बराबर चलो 0 रख लेते हैं, रखने पर x की जगह 0 रख दो, माइनस का ये y आया बराबर 2। अब ये माइनस का y, ये प्लस का 0 है बराबर, यहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 0 बन जाएगा, तो माइनस का y बराबर ये 2 में 0 घटा तो क्या बचा 2 बना। ठीक बना। अब ये y को हम यहां हटा के 2 में लगा देते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये हमारा समीकरण ए। x को यदि हम 0 माने तो y का मान क्या आया -2 आया। ठीक, अब क्या दूसरा मान कुछ भी मान लेते हैं, माना इस बार क्या मान लेते हैं, माना x बराबर -1 रखने पर। ठीक, तो अब x की जगह -1 हमने रख दिया, y का मान -y आया। ठीक, बराबर 2 है। ठीक, अब ये -y बराबर, ये माइनस का तो यहां पक्षांतर होगा, 2 की साइड यहां साइड पक्षांतर होगा, तो ये 2 पहले से ही था, ये -1 का पक्षांतर यहां होगा तो माइनस था तो +1 हो जाएगा, तो -y का मान कितना आया 3 आया, और ये माइनस यहां ना होकर हम इसको यहां रख दिए, तो ये क्या हो गया x बराबर जब -1 माने तो y का मान क्या आ गया -3 आ गया। अब इसकी सारणी बना लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यही सारणी हम यहां लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 की सारणी, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 की सारणी। ये और ये x y, हमने पहले x बराबर 0 माना तो y का मान क्या आ गया -2, और x बराबर -1 माना तो y का मान क्या आ गया -3 आ गया। अब चलिए हम इसको ग्राफ विधि से खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे माना कि हमने एक ग्राफ खींचा, ये ग्राफ पेपर में आप खींचिएगा, अब यहां पास ऐसे ही समझाना पड़ेगा बोर्ड में बिना नाप तौल। ये क्या हुआ x अक्ष और ये x डैश, ये y अक्ष और ये y डैश, सेंटर वाला पॉइंट 0 कहलाया। अब अधिक सबसे बड़ी संख्या कौन थी 4 थी, यानी हमें 4 है तो हम एक अधिक मान के संख्या खींच लेते, ये 1 ये 2 3 4 और ये 5। ठीक, इस इधर भी -1 -2 -3 -4 और आगे ले लेते हैं ये -5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या था x का 1 था, तो हम x का 1 ये बिंदु लेते हैं, और y का 3 था, y का 3। ठीक, ये x का 1 ये चला गया एक रेखा खींच ली,
और बाई का 3, तो ये बाई का 3, तो ये एक बिंदु यहां पास बनता है, बन गया एक बिंदु यहां पास। क्या क्या, एक और ये 3 यहां पास बना। दोबारा x का 0 और y का 4 था, तो चाहे x का मानो चाहे y का मानो 0, तो यही कहलाएगा सेंटर पॉइंट। और y का 4 था, तो y का 4 ये दूसरा बिंदु यहां बना 0 और 4 का। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सीधी रेखा मार देते हैं। अब टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि मेरे पास कोई नापने वाला है नहीं, तो टेढ़ी मेढ़ी आ जाए संभाल ली। ये रेखा मार दिए, एक रेखा खिंच गई। अब समीकरण 2 में देखते हैं, एक रेखा, तो इस समीकरण का रेखा तो हमने मार दिया इस ग्राफ में। अब देखते x का 0 है दूसरे समीकरण में, तो x का 0 ये हुआ, y का -2, y का -2 यहां आता है, एक बिंदु यहां आया 0 और -2, ठीक है। दूसरा क्या है, x का -1, x का -1 ये, और y का -3 ये, x का -1 और बाय, तो ये सीधा सीधा यहां कहां पास कटेगा, या y का -3 ये यहां पास दूसरी बिंदु बने, ये -1 और -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सीधी रेखा मारे दे रहे हैं, ये और ये ले गए, टेढ़े मेढ़ा हो जाएगा तो संभाल लेना। ये कहां पास काट रहा है, यहां पास काट रहा दोनों रेखाओं। इसका आंसर एक क्या होगा, ये एक, इसका आंसर क्या होगा, x के कौन सी बिंदु पर मिल रहा है, ये सीधी सीधी रेखा। अब इसके खींचे तो हम जहां पास ये रेखा काट रही है उसके नीचे x साइड सीधी रेखा खींचे और उसके बाई साइड सीधी रेखा खींचे। तो किसको काट रहा है, x के कौन सी रेखा को छू रहा है, ये 3 को छू रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 3, और y के किसको छू रहा है, 1 को, तो y बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम ग्राफिक विधि से कोई भी समीकरण को हल करते हैं, ठीक। ये एक उदाहरण था, एग्जाम्पल। अब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। अब जगह कम है, थोड़ी मिटा लें। अब बच्चों, हमने ग्राफिक विधि कैसे हल की जाती है हमने सीख लिया। अब समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं ये जानते हैं, ठीक। तो देखिए, एक हमारे पास क्या है, एक उदाहरण है, x प्लस बाई बराबर 5 और बाई x माइनस बाई बराबर 1 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब इस समीकरण 1 और 2, तो अब समीकरण 1 और चाहे 1 से या फिर चाहे 2 से हम समीकरण 3 बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, मान लो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 से। याद रखना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे हल किया जाता है प्रतिस्थापन विधि, कि समीकरण 1 और 2 दिया रहेगा, फिर समीकरण आपके हिसाब से आपको जो मन पड़े वो करिएगा। चाहे तो आप समीकरण 1 से समीकरण 3 बना सकते हैं, या फिर आप समीकरण 2 से समीकरण 3 बना सकते हैं। तो हम क्या करें, हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं। देखिए कैसे, जैसे x है प्लस बाई बराबर 5 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बाई को यहीं रहने दो और इस x को, ये प्लस का x है तो इसको बराबर के यहां पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का x बराबर के यहां पक्षांतर होगा तो माइनस का x बनेगा। ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब ये जो समीकरण 3 का मान आया है तो किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। अब ये पूछेंगे सर समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अभी समीकरण 1 से 3 बनाया है, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 बचा है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2, जैसे कि x माइनस बाई बराबर 1 ये है। तो अब बाई बराबर का मान क्या था, 5 माइनस x। बच्चों
हमने समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो समीकरण 3 के y बराबर ये जो मान आया 5 माइनस एक्स, तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो रख दो समीकरण 2 क्या, x माइनस बाई बराबर 1, तो x उतारो और इस y की जगह में ये y का मान 5 माइनस एक्स रख दो इस y की जगह में। तो y को हटाकर हमने y की जगह में ये 5 माइनस एक्स और ये बराबर 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 समीकरण कोष्टक तोड़ लेंगे, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और ये x बराबर ये 1। अब क्या x और x क्या होता है, 2x हो गया और ये माइनस 5 बराबर 1। यहां पर जगह कम है तो यहां हल कर ले रहे हैं। अब ये 2x उतार दिए, अब ये माइनस का 5 बराबर क्या 1 की जगह पक्षांतर होगा, तो यहां पर ये 1 लिख दे और ये माइनस 5 यहां पक्षांतर होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2x बराबर, अब 5 और 1 कितना हुआ 6 हुआ। अब 2 जो है x के गुणे में है तो x को यहीं रहने दो, और 2 के गुणे में है तो इसका पक्षांतर हुआ तो कहां गया बटे में, तो 6 के ये बटे में 2 हो गया। तो 2 इसको काट लो, 2 1 कम, तो 2 त्याई 6। तो x का मान क्या आया हमारा, x बराबर कितना आया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब ये जो x का मान 3 आया है इसको किसमें रखेंगे, ये जो समीकरण 3 में। यहाँ पास जगह कम है, यहाँ पास बता रहे हैं इधर साइड। तो ये जो x का मान 3 आया इसको किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, y बराबर 5 माइनस एक्स, तो ये y बराबर 5 माइनस एक्स का मान कितना है 3, तो ये क्या हो गया 3। तो y बराबर 5 में 3 घटाएं कितना बचेगा 2। तो ये हमारा क्या हल हो गया, दोनों का आंसर आ गए, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये हमने क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल किया। बच्चों अब इस समीकरण को हल करने की तीसरी विधि क्या होती है, विलोपन विधि। अब हम इस समीकरण जो उदाहरण लिए हैं x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, इसको हम विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो अभी x प्लस वाई बराबर 5 क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 1 वो क्या होगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं। क्या है हमारा ये x हल करते हैं जब, तो x प्लस वाई हल जब कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इसकी तुलना करते हैं, यहां लिख देते हैं हम घटाने पर, घटाने पर। अब इसको देखते हैं, तो घटाने पर में क्या होता है, इसको आपस में हम घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, नीचे के चिन्ह क्या होंगे बदल देंगे। ये प्लस में एक है ना, ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा कट गया, ऊपर प्लस का बाई नीचे का भी प्लस का बाई, तो प्लस प्लस कितने हो गए 2 बाई हो गया, और ऊपर क्या है प्लस का 5 और नीचे माइनस का 1, तो प्लस माइनस तो घटेंगे, तो 5 में 1 घटा कितना बचा 4 बचा। अब जो 2 बाई है तो बाई को यहीं रहने दो, और जो 2 बाई के गुणे में है तो इसका पक्षांतर यहां होगा तो 4 के बटे में चला जाएगा, तो 4 1 कम 4 सॉरी 4 बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बाई का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब ये जो बाई का मान आया है 2, अब इसको चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, तुम्हारी चॉइस। चलो हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिख देंगे यहां पास जगह कम है कि बाई का मान समीकरण किसमें रख दे हम 2 में रख दे, तो समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक, लिख दो समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बराबर 1। ठीक है, अब ये x है, y का मान आया था ना y बराबर 2, तो x को ऐसे ही उतार दो माइनस, अब इस y की जगह में ये y का मान रख दो। क्या है y का मान, क्या है 2 है y का मान 2, तो लिख दिए बराबर 1। अब ये x को यहीं रहने दो और माइनस का 2 बराबर के एक यहां पक्षांतर होगा एक साइड, तो एक को लिख दो और ये प्लस माइनस का 2 बराबर के यहां पक्षांतर होगा तो प्लस का 2 बनेगा। ठीक, तो ये x है, तो अब ये दोनों 2 और 1 कितना हुए, x बराबर 3 है। x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो चलिए, हमने इस अध्याय के पूरा परिचय बेहतरीन और सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। अब आपके ऊपर है, देखो यार बहुत मेहनत लगती है। ठीक, पहले पूरा एक एक कंटेंट को डिटेल में और अच्छी भाषा में समझाना, ठीक, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। ठीक, तो भाई यार कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, तुम्हारा क्या जाता, और छोटा कमेंट तो कर ही दिया करो। कम से कम ये तो बता दिया करो कि कैसा पढ़ाने का तरीका सही है गलत है, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं ना यार यूट्यूब में, और तुम्हारा क्या जाएगा थोड़ा सा मदद कर दोगे तो मेरी बात समझो, निवेदन समझो, रिक्वेस्ट। ठीक, तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या, इस अध्याय का हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.1 को बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।